स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। दिस इज सुनील शर्मा। आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में स्वागत है गाइस। आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। यस, और ये चैप्टर कौन से चैप्टर से लिए गए हैं? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। गाइस, हम सब जानते हैं कि हमारे टर्म 1 के एग्जाम अब पास आने वाले हैं, तो हमें अपनी प्रेपरेशन को डबल ट्रिपल कर देना चाहिए सो दैट हम अच्छे मार्क्स ले सकें। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपके लिए मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का एक सेट लेके आया हूं। तो आप इन एमसीक्यूज को एक एक एमसीक्यू को ध्यान से समझिए, क्योंकि इन एमसीक्यू में से बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो गाइस, सेशन को आगे बढ़ाते हैं और फर्स्ट एमसीक्यू पर जंप करते हैं। यस, फर्स्ट एमसीक्यू में क्या है? फर्स्ट एमसीक्यू में गिवन हुआ है, फर्स्ट चेक कर लेते हैं क्या है एमसीक्यू। यस, व्हाट वाज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ इन इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यस, जब इंडिया आजाद हुआ था तब उस टाइम पर जो हमारे देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी, मतलब कितनी लाइफ थी, एक पर्सन की, एवरेज पर्सन की लाइफ कितनी थी? तो गाइस, इसका करेक्ट आंसर आएगा 44 इयर्स। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको लर्न करना होता है, इसका कोई क्लू नहीं होता, लेकिन इसका बेस्ट आंसर 44 इयर्स आएगा। कारण यही है कि उस टाइम पर ना तो इतनी सहूलत थी, ना ही इतनी बेटर वहां पे हेल्थ फैसिलिटी थी, और इंडियन इकोनॉमी काफी डाउन थी। डाउन होने के कारण जो बर्थ रेट भी ज्यादा थी और डेथ रेट भी ज्यादा थी, हेल्थ फैसिलिटी थी नहीं, तो इसलिए एवरेज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो थी 44 इयर्स। तो 50 इयर्स इसका आंसर नहीं आएगा, 60 ईयर भी नहीं आएगा, ऑल ऑफ दीज भी नहीं आएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है गाइस, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा होंगे कि ऑल ऑफ दीज को लेके वहीं पे वो गैस करेंगे कि ऑल ऑफ दीज आंसर आएगा। तो गाइस, इस तरह के क्वेश्चंस, कई क्वेश्चंस तो आपको एग्जैक्ट नंबर याद रखना पड़ता है, उस नंबर के अकॉर्डिंगली ही आंसर आएगा। तो 44 ईयर्स यहाँ पे बेस्ट आंसर इसका निकल के आएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। यस, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाज। यस, इंडियन इकोनॉमी का नेचर क्या था जब इंडिया आजाद हुआ था, देश आजाद हुआ था, उस टाइम पे इंडियन इकोनॉमी का क्या नेचर था, ये हमें फाइंड करना है। तो क्या इंडियन इकोनॉमी डेवलप इकोनॉमी थी? ये नहीं आएगा, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी हर तरफ से डाउन थी, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी, और वो भी ब्रिटिशर्स जो थे उनका मेन एम था कि इंडिया की डेवलपमेंट ना हो जबकि उनकी डेवलपमेंट हो। तो इसलिए इंडियन इकोनॉमी पूरी तरह से डेवलप नहीं थी, अंडर डेवलप थी। तो अंडर डेवलप इसका करेक्ट आंसर आ सकता है अगर यही ऑप्शन होती। तो साथ में सी भी आएगा आंसर यहाँ पे, क्योंकि सी में दिया हुआ स्टैग्नेंट। तो गाइस, इंडियन इकोनॉमी की हालत ये थी, एक तो अंडर डेवलप थी, एक स्टैग्नेंट थी, और ये काफी पिछड़ी हुई थी। स्टैग्नेंट का कह सकते हैं कि दबी हुई, जिसमें हर एरिया में ग्रोथ बिल्कुल स्लो ग्रोथ थी। तो ये भी कह सकते हैं, जहां ये भी कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी की हालत ये थी कि वो डेवलप नहीं थी, वहां पे कोई भी रिसोर्सेज डेवलप नहीं थे, एग्रीकल्चर भी पछड़ी हुई थी। तो ये सारे कारण थे इंडियन इकोनॉमी के अंडर डेवलप होने के, स्टैग्नेंट होने के। तो यहाँ पे बी एंड सी बोथ आंसर आते हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे गाइस डी आंसर आएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपने ये चीज भी माइंड में रखनी है गाइस कि हो सकता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन भी निकल गए, तो एक से ज्यादा जब भी ऑप्शन आए तो आपने उस तरह के क्वेश्चंस में आंसर को देखना है कि कौन सा आंसर बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फार्मिंग विच फोकस ऑन बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली इज कॉल्ड। जो फार्मर्स होते हैं वो उनका मेन एम एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था कि अपनी सेल्फ जो फैमिली थी, फैमिली की जो डेली नीड्स थी उनको पूरा किया जाए, फूड ग्रेन इतने बनाए जाए सो दैट कि उनकी अपनी नीड्स पूरी हो सके। तो उस टाइम पे जो इकोनॉमी थी उसमें एग्रीकल्चर टोटली जो सबसिस्टेंस फार्मिंग करती थी। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है कि वो पहले अपनी नीड्स को ही पूरा करते थे, कमर्शियल फार्मिंग नहीं थी। स्टैग्नेंट फार्मिंग नहीं आएगी, कमर्शियल फार्मिंग नहीं आएगी, क्योंकि फार्मिंग जो कमर्शियल लेवल पर नहीं हो रही थी, क्योंकि फसलों को उतना ही बोया जाता था जितना वो अपने लिए उनकी जरूरत थी, ना कि उनको कमर्शियली बेचने के लिए। तो इसका बेस्ट आंसर बी आंसर इसका बेस्ट आंसर आएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस
इंडिया वाज नेट एक्सपोर्टर ऑफ, यस, जब इंडिया आजाद होने वाला था, जहां आजाद हुआ था उस टाइम पे इंडिया एक्सपोर्ट किस चीज का करता था, यस, किस चीज को ज्यादा एक्सपोर्ट करता था। तो गाइज यहाँ पे इसकी ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन कैसे निकल के आएगी, प्राइमरी प्रोडक्ट नहीं एक्सपोर्ट करता था। बेसिकली इंडिया अभी ताजा आजाद हुआ था, तो मेन फोकस उनका क्या था, इंडियन इकोनॉमी का मेन फोकस था कि वो वाली गुड्स एक्सपोर्ट की जाए, कैपिटल गुड्स। तो वहां पे मेन जो एम था, एक्सपोर्ट किस चीज को करते थे, कैपिटल गुड्स को। तो इंडस्ट्री प्रोडक्ट भी नहीं आएगी एक्सपोर्ट, क्योंकि इंडस्ट्री तो हमारे इंडिया में डेवलप ही नहीं थी, तो इसलिए इंडस्ट्री प्रोडक्ट आएगा ही नहीं आंसर। प्राइमरी गुड्स भी नहीं आएगी, क्योंकि प्राइमरी गुड्स जो थी वो अभी इतनी इंडिया में नहीं डेवलप हो रही थी, तो एक्सपोर्ट ये कर रहे थे कैपिटल गुड्स का। ऑल ऑफ दीज भी यहाँ पे आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मोस्ट ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय, यस, तो जब इंडिया आजाद होने वाला था, जहां उस इवनिंग को, तो उस टाइम पे इंडिया की जो एग्रीकल्चर थी, लैंड थी, वो किसके हाथ में थी, कौन उसका ओनर था, जिमीदार्स, क्योंकि फार्मर्स उस लैंड पे काम करते थे, लेकिन जिमीदार ही उसका ओनर था, लेबर तो था ही नहीं, लेबर ओनर नहीं आएगी, फार्मर एज ए लेबर काम करती थी, ऑल ऑफ दीज भी नहीं आएगा, तो बेस्ट आंसर आएगा बी आंसर, जिमीदार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं गाइस। जंप करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं 25 मोस्ट इंपोर्टेंट इकोनॉमिक्स के वो एमसीक्यूज जो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर से लिए गए हैं, और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड इंडिया से जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल था शोड, यस, डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या होता है, डेमोग्राफिक में बेसिकली पॉपुलेशन का प्रोफाइल गिना जाता है, पॉपुलेशन की हालत गिनी जाती है। पॉपुलेशन में गिनी जाती है कि बर्थ रेट क्या थी, डेथ रेट क्या थी, इन्फेंट रेट क्या थी। तो बेसिकली पॉपुलेशन का मतलब ही आएगा कि बर्थ रेट क्या सीन वहां पे डेवलप हो रहा था और कॉलोनियल पीरियड में। तो बेसिकली उस टाइम पे हाई बर्थ रेट थी, तो लो डेथ रेट तो आएगी नहीं, क्योंकि डेथ रेट भी बहुत आई थी, इसलिए बी आंसर नहीं आएगा। लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी नहीं आएगी, क्योंकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी हाई थी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है कि जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, वो 1 ईयर के बेबीज होते हैं, वो कितने जल्दी मर जाते थे, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी डाउन थी, इसलिए वो जल्दी मर जाते थे। लो नहीं, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी, ये भी सी आंसर नहीं आएगा। डी आंसर, लिटरेसी रेट, पढ़े लिखे तो थे ही नहीं, तो ये डी भी आंसर नहीं आएगा। तो ये बेसिकली बेस्ट जो आंसर आता है वो ए आंसर आता है, हाई बर्थ रेट। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको फेस करने हैं, तो फेस करते वक्त आपने लॉजिकली भी सोचना है कि क्या थी सिचुएशन, क्या थी, और सिचुएशन के अकॉर्डिंगली कौन सा आंसर आता है। आगे जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, Who made significant estimates about the calculating national income in India during the British period? ब्रिटिश पीरियड में नेशनल इनकम के बारे में किसने स्टडी किया था, किसने कैलकुलेट किया था इंडिया की नेशनल इनकम। तो इसका बेस्ट आंसर गाइस ए आंसर आएगा। ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका और कोई क्लू नहीं है। VKRV राव जो थे, उन्होंने ही इंडियन इकोनॉमी को बेस्ट वे से स्टडी किया था, नेशनल इनकम को स्टडी किया था, कैलकुलेट किया था, जब इंडिया अभी आजाद भी नहीं हुआ था, ठीक है, ब्रिटिश पीरियड में। तो दादा भाई नौरोजी नहीं आएगा, यहाँ फिंडले नहीं आएगा, और विलियम भी नहीं आएगा। तो गाइस बेस्ट आंसर ये याद रख लेना, VKRV राव, मिस्टर VKRV राव ही एक फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने नेशनल इनकम ऑफ इंडिया कैलकुलेट की थी एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश पीरियड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाज, यस। तो गाइस अभी एक क्वेश्चन आया था, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाज क्या था। तो गाइस स्टैग्नेंट भी थी, सेमी फेडरल, डेवलपिंग, सारे ऑप्शन आ सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर जो आता है अंडर डेवलप्ड आएगा, क्योंकि स्टैग्नेंट भी अंडर डेवलप का ही पार्ट है, और डेवलपिंग तो थी नहीं, क्योंकि अभी डेवलपमेंट तो शुरू ही नहीं हुई थी, अंडर डेवलप थी, क्योंकि सारे रिसोर्सेज, मेन जो प्राइमरी सेक्टर था एग्रीकल्चर, वो टोटली अंडर डेवलप था, और इंडस्ट्री तो थी नहीं। तो यहाँ पे बेस्ट आंसर जो है अंडर डेवलप्ड आएगा, स्टैग्नेंट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ए और सी में कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि जो लास्ट हमने क्वेश्चन किया था उसमें स्टैग्नेंट और अंडर डेवलप बोथ आ रहा था, तो यहाँ बोथ की चॉइस नहीं है,
जब बोथ की चॉइस नहीं आएगी तो आपने जो बेस्ट आंसर रिप्रेजेंट करता है वो आपने आंसर चूज करना है। ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। हम कर रहे हैं 25 मोस्ट पॉपुलर जो एमसीक्यू है, एक्सपेक्टेड एमसीक्यू कह सकते हैं, ये आपकी प्रेपरेशन बेस्ट वे से करवाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन ईयर। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो थे वो कब इंट्रोड्यूस किए गए? इकोनॉमिक रिफॉर्म बेसिकली 1991 में नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, तो उस टाइम को हम बेस्ट टाइम कह सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है 1991, क्योंकि आपका चैप्टर भी एक है वो 1991 के बेस पर ही है। तो ये आंसर इसका बेस्ट आंसर 92 तो आएगी नहीं, 2001 भी नहीं, 2005 भी नहीं, तो बेस्ट है 1991 में ही नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, इसलिए यही आंसर इसका बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक इन इंडिया प्रोग्राम वाज लॉन्च इन। मेक इन इंडिया प्रोग्राम, देखो कुछ जनरल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जो हट के होते हैं बुक से, जनरल कंसेप्ट बेस, क्योंकि हम कर रहे हैं यहाँ पे इकोनॉमिक इंडिया की इकोनॉमी के बारे में क्वेश्चंस। तो इंडियन इकोनॉमी में मेक इन इंडिया का प्रोग्राम का बहुत इंपॉर्टेंस है। मेक इन इंडिया बेसिकली मोदी सरकार ने लॉन्च किया था। मोदी सरकार का मतलब जब मोदी जी आए थे, हमारे पीएम बने थे, तो 2014 में इसका आंसर आएगा, बी आंसर 2014। 1991 नहीं आएगा क्योंकि 1991 में नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, ये नहीं आएगा आंसर। 15 और 16 भी नहीं है। 2014 जो इसका बेस्ट आंसर है, जब मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा बैंक। मुद्रा बैंक वाज सेट अप टू मीट द क्रेडिट नीड्स ऑफ। देखिए यहाँ पे मुद्रा बैंक जो है एक तरह का ये बैंक था, बेसिकली स्मॉल एंटरप्राइजेस को डेवलप करने के लिए डेवलप किया गया था। तो ये बेसिकली आंसर इसका आएगा, स्मॉल एंटरप्राइजेस उनको उनकी क्रेडिट जो नीड थी, क्रेडिट मतलब उधार कैसे ले सके, अपने आप को कैसे वो डेवलप कर सके, अपने स्मॉल इंडस्ट्री को कैसे इंडिया में ग्रो किया जा सके, उसके लिए मुद्रा बैंक लॉन्च किया गया था, स्पेशली फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए। लार्ज एंटरप्राइज नहीं आएगा, एक्सपोर्टर्स नहीं आएगा, फार्मर नहीं आएगा, क्योंकि ये सारे जो अलग अलग कैटेगरीज आते हैं। लार्ज एंटरप्राइजेस तो बेसिकली दूसरे बैंक हैं, वहां पे कमर्शियल बैंक हैं, वहां से भी वो क्रेडिट उनकी नीड फुलफिल होती है, लेकिन स्पेशली स्मॉल स्केल जो एंटरप्राइजेस हैं उनके जो नीड्स, क्रेडिट नीड को फुलफिल करने के लिए मुद्रा बैंक को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट प्रेजेंट हाउ मैनी इंडस्ट्रीज आर एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर इन इंडिया। यस, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एट प्रेजेंट जो कितनी इंडस्ट्रीज जो हैं, कितनी इंडस्ट्रीज जो हैं पब्लिक सेक्टर में रिजर्व्ड है, तो बेसिकली 3 इंडस्ट्रीज इसमें रिजर्व्ड है। ये 3 इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड है, मतलब इसमें प्राइवेट सेक्टर तो आ ही नहीं सकता। ये 3 इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं? ये एटॉमिक रिसर्च के रिलेटेड, एटॉमिक पावर, एटम के जो पावर है, एटॉमिक रिसर्च और सिक्योरिटी से रिलेटेड है, और आर्म्स एंड एमुनेशन में भी प्राइवेट नहीं है। तो ये बेसिकली आर्म्स, एमुनेशन और आर्मी से रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं, उनके साथ जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको रिजर्व रखा गया, उसमें सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही रहेगा। यस, और प्राइवेट सेक्टर उसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी हैज बीन इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम। यस, जीएसटी कब लॉन्च किया गया था? तो इसका बेस्ट आंसर है जनवरी 1, जनवरी नहीं जुलाई आएगा इसका, यहाँ पे गलत है, इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम। इम्प्लीमेंटेड तो आएगा, जो जीएसटी है उसका आंसर जो आएगा डी आंसर आएगा। जुलाई 1 2017 को लॉन्च किया गया था, उसी से विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1 2017 ये इफेक्टिव डेट है जहां से जीएसटी लागू हो गया था। जीएसटी बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस को रिमूव करके वहां पे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी की फुल फॉर्म ही है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो गाइज ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो बेसिकली जो लार्ज नंबर ऑफ टैक्सेस थे अलग अलग स्टेट के, जैसे वैट था, एक्साइज ड्यूटी थी, ऑक्ट्राइड ड्यूटी थी, ये सभी को कंबाइन करके एक ही कॉमन टैक्स पूरे इंडिया में थ्रू आउट लॉन्च किया गया था, जिसको जीएसटी बोला जाएगा। तो इसका सी आंसर नहीं, डी आंसर आएगा। जुलाई 1 2017 को ये इंप्लीमेंट किया गया था, लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम इन इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं फिगर बेस, आपको फिगर्स को माइंड में रखना है गाइस, फिगर को याद ही करना पड़ेगा आपको। उस टाइम पे पर कैपिटा इनकम वेरी लो थी, बहुत कम लो थी पर कैपिटा इनकम, जब देश हमारा आजाद होने वाला था, आजाद हो चुका था। तो बेसिकली 0.5 इसका बेस्ट आंसर है, 0.9 भी नहीं, 1.8 to 3% तो थी नहीं, तो वहां पे पर कैपिटा इनकम बिल्कुल लो थी। 0.5 आप इसको याद कर सकते हैं, बेस्ट आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर। यस, आप सभी को बच्चों आप सभी को पता है प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है, एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी या एग्रीकल्चर सेक्टर को हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। तो इसका आंसर ए आंसर आएगा। सर्विस सेक्टर प्राइमरी सेक्टर नहीं होता, इंडस्ट्री भी नहीं होता, इंडस्ट्री सेकेंडरी सेक्टर होता है, क्योंकि वो प्राइमरी सेक्टर की नीड्स को फुलफिल करता है। ऑल ऑफ दीज इसका आंसर नहीं आएगा, तो बेस्ट आंसर यहाँ पे ए आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वेयर वाज द फर्स्ट आयरन एंड स्टील कंपनी एस्टेब्लिश। यस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट आयरन स्टील इंडस्ट्री कहां पे एस्टेब्लिश की गई थी। तो इसका बेसिकली जमशेदपुर बेस्ट आंसर है। टाटा वालों की जो थी आयरन स्टील इंडस्ट्री, तो वो जमशेदपुर बेसिकली जाना ही इसीलिए जाता है जहां पे आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज है, हैवी इंडस्ट्री वहां पे लॉन्च की गई थी। कोलकाता इसका आंसर नहीं है, पटना, रांची भी नहीं है, तो जमशेदपुर आपने बेस्ट इसको रिमेंबर करना है। जमशेदपुर में ही आयरन और स्टील इंडस्ट्री लॉन्च की गई थी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फॉलोइंग सेक्टर्स इज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इंक्लूडेड। अभी मैंने बताया था कि जैसे एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूडेड होती है और सेकेंडरी सेक्टर में होती है मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली प्राइमरी सेक्टर की नीड्स को पूरी करती है, इसलिए हम इसको सेकेंडरी सेक्टर भी बोलते हैं। सेकेंडरी सेक्टर की बेस्ट एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आएगी। ऑल ऑफ दीज नहीं आएगा, प्राइमरी टर्शरी आएगी नहीं। टर्शरी में बैंकिंग इंश्योरेंस आती है, प्राइमरी में एग्रीकल्चर आती है, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टैक्स। यस, टैक्स और ड्यूटी ऑन इंपोर्ट्स कॉल्ड। यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपोर्ट्स पर जो टैक्स लगता है, जहां ड्यूटी लगती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बेसिकली टैरिफ बोलते हैं। ये इसका बेस्ट आंसर है। कोटा नहीं आएगा, कोटा तो मतलब होता है शेयर, तो एक्सपोर्ट नहीं आएगा, क्योंकि इंपोर्ट पर हम ड्यूटी टैक्स की बात कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट तो आएगा ही नहीं। नन ऑफ दीज भी नहीं आएगा, क्योंकि टैरिफ इसका आंसर है, इसलिए बेस्ट इसका आंसर है। याद रख लेना, टैक्स और ड्यूटी जो थी इंपोर्ट पर, उसको हम क्या बोलते हैं, टैरिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेजर ऑक्यूपेशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यस, बहुत सारे लोगों की मेजर ऑक्यूपेशन क्या थी ऑन द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जब देश आजाद हुआ था, जहाँ आजाद होने वाला था, आजादी की इवनिंग के टाइम पर ज्यादातर लोगों का मेन जो धंधा था, वो काम था, वो एग्रीकल्चर था। बहुत सारी पॉपुलेशन थी, ऑलमोस्ट 74% पॉपुलेशन जो थी डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर पर। सर्विस सेक्टर बिल्कुल डाउन था, इंडस्ट्री तो थी नहीं, और नन ऑफ दीज तो आएगा नहीं। एग्रीकल्चर हम कह सकते हैं कि बेस्ट इसका आंसर है। मेजर जो पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया थी, वो किस पर वर्क कर रही थी, वो थी एग्रीकल्चर पर। तो गाइस इसका बेस्ट आंसर आएगा एग्रीकल्चर। जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। डिके मींस डाउनफॉल होना, डाउनफॉल होना एग्रीकल्चर हैंडीक्राफ्ट का वाज कॉज बाय। हैंडीक्राफ्ट बेसिकली हैंडमेड इंडस्ट्री थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आती है, कॉटेज इंडस्ट्री में आता था हैंडीक्राफ्ट। बेसिकली हस्त द्वारा बनाई गई जो गुड्स थी वो इंडियंस बेचते थे। तो ये किस कारण हुआ था, इसके लिए देखो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि हमारे इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट थी उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए टैरिफ पॉलिसी लॉन्च की थी, जिसमें हैंडीक्राफ्ट पर बहुत बड़े टैक्सेस लगा दिए थे और हैंडीक्राफ्ट गुड्स जो बिल्कुल खत्म हो रही थी, और साथ में कंपटीशन फ्रॉम द मशीन मेड प्रोडक्ट्स। तो क्या होता था, ब्रिटिशर्स इंग्लैंड से मशीन मेड जो इंडस्ट्रीज की गुड्स थी वो इंडिया में लाकर सस्ते रेट पर बेचते थे। तो इसलिए हैंडमेड जो गुड्स थी वो काफ़ी महंगी थी, प्रोडक्ट लोग खरीदते नहीं थे। तो ये सेकंड भी कारण आएगा, ए भी कारण आएगा। थर्ड कारण है चेंज इन द पैटर्न ऑफ द डिमांड। डिमांड ऑटोमेटिकली चेंज होगी क्योंकि मशीन मेड हाई क्वालिटी गुड्स आ गई, हैंडमेड को कॉस्टली पड़ने के कारण लोग बाय नहीं कर रहे थे। तो ये तीन कारण आएंगे। तो बेस्ट आंसर मैं कह सकता हूं कि डी बेस्ट आंसर है, ऑल ऑफ दिस। तो गाइज इस तरह के क्वेश्चन को आपने ध्यान रखना है कि मोर देन वन जब चॉइस आए तो आपने गाइज जो बेस्ट आंसर आ रहा है वो आपने चूज करना है। ओके गाइज, तो ये मैं आपके साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूं 20 मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस।
तो गाइस जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ट्यूटर क्लासेस कॉमर्स को, क्योंकि यहाँ पे हम आपके लिए लेके आने वाले हैं बहुत अच्छा कंटेंट, सो दैट आपकी प्रेपरेशन टर्म 1 की बेटर वे से हो सके। यस, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इंडियाज डेमोग्राफिक प्रोफाइल शोज। यस, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पहले भी आया था, इंडिया डेमोग्राफिक प्रोफाइल, उसमें लो डेथ रेट थी, लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी, यहाँ पे हाई बर्थ रेट आ रही है। तो ये आंसर पहले हमने क्वेश्चन किया था उसमें चूज किया था, लेकिन इसमें इसके अलावा भी आ रही थी कि हाई डेथ रेट और हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो इसलिए डी आंसर इसका बेस्ट आएगा। तो गाइज डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मैंने अभी बताया था कि पॉपुलेशन से रिलेटेड जो प्रोफाइल होता है उसको डेमोग्राफिक प्रोफाइल बोलते हैं। तो उसमें बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काउंट किया जाता है। तो जब इंडिया कॉलोनियल पीरियड के अंदर था तो उसमें उस टाइम पे बर्थ रेट बहुत आई थी, मतलब बहुत सारी पॉपुलेशन, बहुत सारे बच्चे जन्म ले रहे थे, और हाई डेथ रेट थी। डेथ रेट हाई होने का कारण मतलब होता है कि हेल्थ फैसिलिटी बिल्कुल डाउन थी, इसलिए डेथ, बहुत सारे जो लोग थे वो बीमारियों से मर जाते थे, कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी, मतलब बच्चे, छोटे बच्चे भी जल्दी मर जाते थे, वो इसका कारण भी यही था कि हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी। तो इसलिए हाई मोर्टेलिटी रेट और डेथ रेट और हाई बर्थ रेट तीनों हाई होने के कारण डी इसका बेस्ट आंसर आएगा। आगे जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वाज कंडक्टेड इन द ईयर। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस होता है पॉपुलेशन की जनगणना करना, तो इसका बेस्ट आंसर आपने डेट याद रख लेनी है। ये 1881 को सेंसस हुआ था, 21 नहीं आएगा, 51 भी नहीं आएगा। 51 में तो इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट प्लान लॉन्च किया गया था, 1851 भी नहीं आएगा, तो 1881 इसका बेस्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द पब्लिक सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल रिमेन्ड कन्फाइंड टू द फॉलोइंग एरियाज ऑफ द ऑपरेशन। तो पब्लिक सेक्टर जो अंग्रेजों के टाइम पर जो पब्लिक सेक्टर था ब्रिटिश पीपल के टाइम पर, कौन से दो सेक्टर में पब्लिक सेक्टर ज्यादा था, रेलवे और पावर जनरेशन। तो बेस्ट आंसर इसका आएगा सी। तो पावर्स और रेलवेज में ही पब्लिक सेक्टर को इंक्लूड किया गया था, बाकी सेक्टर अभी थे ही नहीं, इतने डेवलप ही नहीं थे और थे भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ईयर वाज कंसिडर्ड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। यस, तो गाइज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है। तो गाइज इसका आंसर, बेस्ट आंसर 1921 आएगा, 1947 नहीं आएगा। डिवाइड को मत गिन लेना, यहाँ पे डिवाइड बेसिकली इंडिया डिवाइड हुआ उसको नहीं काउंट करना यहाँ पे। तो 1947 नहीं, 21 आएगा। 21 ही क्यों ग्रेट डिवाइड क्यों गिना जाता है? द ईयर 21 इज ऑफन रेफर्ड एट ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बिकॉज द लास्ट पीरियड इन विच द इंडियाज पॉपुलेशन डिक्लाइंड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द फेमिनाइन। मतलब कहने का मतलब फेमिनाइन मतलब बीमारियां वगैरह, बीमारियां बहुत सारी फैली थी, तो इन बीमारियों के कारण 1921 में बहुत सारी पॉपुलेशन इंडिया की डिक्लाइन हो गई थी, इसलिए इसको ग्रेट डिवाइड ईयर भी मानते हैं 1921 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बिगिंस। यस, सेकेंड स्टेज जो डेमोग्राफिक की वो 21 से ही आएगी, क्योंकि अभी मैंने बताया कि 1921 को पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई थी, तो उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आए थे डेमोग्राफिक प्रोफाइल में, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आफ्टर 21 जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बिगिंस थी सेकेंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट और हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी, और इसके बाद बहुत सारा चेंज आया था क्योंकि फेमिनाइन के कारण बहुत सारी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई। तो गाइज ये थे कुछ मोस्ट पॉपुलर 25 मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट से लिए गए हैं क्लास 12th के टर्म 1 के एग्जाम के लिए। तो गाइज आई होप कि आपने इन सभी क्वेश्चंस को बेटर वे से समझा होगा और अपने एग्जाम की बेटर वे से इन क्वेश्चंस के साथ प्रेपरेशन कर सकेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और एक कंसेप्ट के साथ और एक MCQ की सीरीज के साथ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, टेक केयर, बाय।